फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जलील साहब, लेकिन अगर हमें बेगम साहिबा की ज़रूरत पड़ गई, जो कि मेरा ख्याल है कि पड़ेगी, तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सक्यूज मी सर, सर ये आपके नाम एक लेटर है। क्या है? खैरियत जलील साहब? जी, हमारी अहलिया ने खुला का नोटिस भेजा है। ओह, ये तो बहुत ही गलत मौका मुंतखब किया है उन्होंने। हमें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी वक्त। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मेरा तो ख्याल है कि खातून से मुफाहमत कर ली जाए। नहीं नहीं अहमद अली साहब, इस वक्त मुफाहमत करने के मूड में बिल्कुल नहीं होगी। और दूसरी बात यह कि मैं उसे रोक कर अपने लिए मजीद ज़हनी उलझन नहीं पैदा कर सकता। सर अगर इजाज़त हो तो मेरे जहन में एक बात आई है। हाँ, क्या? सर बार्गेनिंग। बार्गेनिंग क्या? सर मेरा ख्याल है कि हमें उनके सामने ये शर्त रखनी चाहिए कि अगर वो खुला लेना चाहती हैं तो फलक आर्केड वाला प्लॉट किसी सूरत आपके नाम से मुंतकिल कर दें। नहीं नहीं, इस तरह की कोई बार्गेनिंग कोई मर्द औरत से कर सकता? मेरे लिए तो ये ख्याल भी इतना अजीब है कि औरत को आज़ाद करने के लिए मर्द इस तरह की सौदेबाजी करे। ये तो कम ज़र्फी की बात है। आप जाइए। थैंक यू सर। जी अहमद अली साहब, मेरा ख्याल है वकार साहब के मशवरे पे गौर तो किया जा सकता है। नहीं क्या हो गया? जलीस अंकल आए। हाँ, जलीस मियाँ कहाँ है बेटा? आप गाड़ी में बैठे हैं, आपको बुला रहे हैं। अच्छा। अरे आप कहाँ चले? इसकी खबर तो मैं लूंगी। इस मरदूत की वजह से तो आज हमें ये दिन देखना पड़ा है। खामोश बैठी रहो, तहम्मुल से काम लो। अगर वो अंदर आएंगे तो मैं उन्हें अंदर भी बिठाऊंगा। खामोश रहना बिल्कुल। लेके आओ उसे अंदर। मैं नहीं तहम्मुल से काम लेती। अरे ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी कि अल्लाह दे और बंदा ले। क्या जलीस भाई आए हैं? हाँ, अरे मेरा दिल करता है उसके गरीबान का तार तार कर दूं। आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। अरे मेरा तो खून खौल रहा है, दिल में आग सी लग रही है। जलीस मियाँ, ये बताइए आप चाय पियेंगे या शरबत बनवा लो? नहीं नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपसे तशरीफ अगर रखें ये तो मैं बदबक आपसे एक उल्फत को ज़रूरी खुश बात रखता, करनी है। अरे उसे अपने बच्चों के मुकाबले में कमतर ना समझता तो मेरी बच्ची आप एक 2 मिनट की इजाज़त दीजिए, मैं अभी हाजिर हूँ। किया है मेरी बच्ची का, न जाने मेरी बच्ची कहाँ हो, किस हाल में हो। चुप रहो, खुदा के वास्ते चुप रहो। तुम्हारी आवाज़ बैठक तक पहुँच रही है। पहुँच रही है ना? बहुत अच्छा है। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। घर पर दुश्मन भी आए तो उसकी इज्जत की जाती है। जलीस मियाँ तो इस घर के दामाद हैं। दामादों को बेटों की तरह समझा जाता है, उन्हें सराखों पर बिठाया जाता है। वो दामाद भी और होते हैं। अच्छा, मैं बहस में उलझना नहीं चाहता। खबरदार तुम्हारी आवाज बैठक तक आए। दुल्हन, जरा तुम इन्हें समझाओ। अम्मी, आप आराम से बैठिए जलीस मियाँ, आराम से। जी, और ये खत कल की डाक में उल्फत की तरफ से मिला है। मुझे यकीन है आप लोगों की मर्जी भी इसमें शामिल होगी। इसमें क्या है जलीस मियाँ? खुला का नोटिस है। खुला का नोटिस? जी हाँ, ये उल्फत की तरफ से मिला है। मैं इस सिलसिले में उल्फत से बात करना चाह रहा था। उल्फत से? ये क्या हिमाकत की है उसने? तो आपको इल्म नहीं है इस बारे में? नहीं मियाँ, बिल्कुल नहीं। मैं तो यूं हाजिर हुआ था कि शायद आपके इल्म में ये बात है। रात को भी आप टेलीफोन पर कुछ परेशान थे। बहरहाल देखें, आप उल्फत से बात कर लें। उल्फत से? हाँ, ज़रूर बात करूँगा, लेकिन वो इस वक्त घर पर नहीं है। मियाँ, मुझे अफसोस है कि उसने इतना बड़ा कदम उठाकर निहायत नाक़िबत अंदेशी का सबूत दिया। लेकिन जलीस मियाँ,
गिला मुझे आपसे भी है। मुझसे? जी हाँ, आपने आने में बहुत देर कर दी मियाँ। आखिर आप अब भी आए ही तो हैं। कुछ पहले आ जाते तो हालात शायद इतने न बिगड़ते। लेकिन मैं आपका इंतजार करता रहा। काश हम इंतजार करने के बजाय कदम उठाना और झुकना सीख लें। हमारी झूठी अनाओं ने दिलों की रंजिशों को बहुत बढ़ा दिया मियाँ। अरे मेरा तो खून खौल रहा है, दिल में आग सी लग रही है। उल्फत, उल्फत बेटी। पापा आप? बूढ़े बाप को उसका कसूर तो बताती जाओ बेटी। क्यों आए हैं बाबा आप यहाँ? तुम्हारी तलाश में बेटी। समझ लीजिए कि मैं हमेशा के लिए गुम हो गई। गुम हो गई? दिल पर कोई चोट लगे तो दर्द की शिद्दत से बेताब होकर अपना चेहरा जख्मी कर लेना कोई अक्लमंदी तो नहीं है। रह कहाँ रही हो? ये मत पूछिए। बाप की हैसियत से न सही, एक खैर खा समझ कर ही बता दो। बेटा, मैं दस्ते सवाल बढ़ाए खड़ा हूँ। आप मेरा पता किसी और को नहीं बताएंगे बाबा? ठीक है बेटा, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले किसी को तो एतमाद में लिया होता। किसको एतमाद में लेती बाबा? सभी तो खंजर निकाले खड़े थे। तुम मुझे भी नाकाबिले भरोसा समझती हो? मुझे डर था। कैसा डर बेटा? यही कि जिस तरह पहले आपने मेरे लिए वापसी का हर रास्ता बंद कर दिया था, कहीं इस मर्तबा भी आप। हाँ बेटा, इस वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि लोगों पर से तुम्हारा एतमाद उठ गया है। तुम हर एक से बदगुमान हो। अगर जिंदगी पर अपना एतमाद बहाल करना चाहती हो बेटा, तो बदगुमानियों को अपने दिल से निकाल फेंको। मुझे कुछ समझाने की कोशिश ना करें बाबा। मैंने बहुत कम अरसे में लोगों के रवैयों को बदनुमा होते और चेहरों पर से खुशनुमा नकाबें उतरते देखा है। मुझे अपने घर वालों के लिए कोई बड़ी कुर्बानी देने का दावा नहीं है, मगर मैंने खुदगर्जी का मुजाहरा कभी नहीं किया। और जब मेरी बारी आई तो बेटा देखो, ये भी तो हो सकता है कि दर्द की शिद्दत से तुम्हारी आंखों में आंसू उमड़ आए हों और खुशनुमा चेहरे तुम्हें धुंधलाए हुए लगे हों। और ज़बानों के जो तीर चलाए गए, उनसे तो मैं अपनी रूह तक को घायल पा रही। अम्मी तक ने मुझे और मेरी किस्मत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया। ठीक है, अगर कसूर मेरा और मेरी किस्मत का ही है तो यही सही। आप में से कोई मेरे पीछे ना आए। मगर मैं तो आऊँगा बेटा। नहीं बाबा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। देखो बेटा, माँ बाप को वैसे तो अपनी तमाम औलाद ही अजीज़ होती है, लेकिन कभी कभी कोई बच्चा अपने से ज़्यादा अजीज़, ज़्यादा प्यारा महसूस होने लगता है। और तुम भी मेरे लिए वैसी ही हो। अपने तमाम बहन भाइयों में तुम मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़, सबसे ज़्यादा प्यारी हो बेटा। आपकी इस लाडली अजीज़ और प्यारी बेटी की किस्मत अंधेरी रात से भी ज़्यादा तारीक है बाबा। बेटा, रात चाहे कितनी ही तारीक, कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं रोशनी की पहली किरण तारीकी का सीना चीरने के लिए मौजूद होती है, जरूर मौजूद होती है बेटा। अरे उस बदनसीब के साथ तो किसी ने रियायत नहीं बरती, मुझ समेत किसी ने उसे नहीं बख्शा।
अम्मी अम्मी आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? किसी काम में दिल नहीं लगता, कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगती, बस दिल पे हर वक्त आरी से चलती है मेरे। बाबा कुछ पता चला? हाँ, पता चल तो गया है। कैसी है, किस हाल में है वो? उसने कहा है कि मेरा पता किसी को न बताया जाए। बहरहाल तुम्हारे इत्मीनान के लिए मैं ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि वो जहाँ भी है बखैरियत बाहिफाजत है। दसमत के अब्बा, मुझे ले चलो उसके पास, खुदा के लिए मुझे ले चलो उसके पास। मैं उसे समझाऊंगी कि बदनसीब, तूने हमें कहीं मुंह दिखाने का ना छोड़ा, मगर तू घर चल। नहीं, वो तो बाबा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मुझसे मिलने पर राजी नहीं होगी। अच्छा, जलीस मियाँ, अंदेशों और वसवसों की बदफितरती ये है कि वो इंसानों पर बहुत सी उम्मीदों और खुशियों के दरवाजे बंद रखते हैं। मियाँ, मेरी गुजारिश है कि आप सारे अंदेशों को दिल से निकाल दीजिए और एक दफ़ा मेरे साथ वहाँ चलें तो सही। ठीक, जैसे आपकी मर्जी। मियाँ, मेरी मर्ज़ी तो ये है कि अगर आपको फुर्सत है तो अभी चलें। ठीक, चलें। ऊपर जाके उल्फत को बुलाएं। आइए देखिए। तशरीफ रखें। उल्फत, बेटा, मैं जलीस मियाँ को लेकर आया हूँ, वो तुमसे बात करने आए। चलो। लेकिन बाबा, आपने तो वादा। ज्यादा तमाशा मत बनाओ, चलो उनसे बात करो, चलो। आप इस कमरे में जाके बात करें। अब रो क्यों रही हो? बोलो, बताओ ना क्यों रो रही हो? दुख देकर पूछते हैं कि रो क्यों रही हो? मैंने दुख दिया है? और नहीं तो क्या। और आप यहाँ क्यों आए? आपका मुझसे क्या रिश्ता है? मेरे अपने रिश्ते को छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि अपनी माँ का घर छोड़कर यहाँ हॉस्टल में क्यों आ गई हो तुम? ये मेरा जाती मामला है। क्या? ये तुम्हारा जाती मामला है? ये सिर्फ तुम्हारा जाती मामला नहीं है, तुम कई लोगों से रिश्ते में जुड़ी हुई हो। किन लोगों के साथ? वो जो मेरे कभी भी नहीं थे। बताएं, बोले, क्या आप कभी मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं। देखो, बच्चों की सी बातें मत करो।
एक हमाकत के बाद दूसरी हमाकत मत करो। अपना घर छोड़ा, अपने वालिदैन का घर छोड़ा, यहाँ हॉस्टल में आ गई हो। ये कोई अच्छी मिसाल कायम कर रही हो तुम अपनी छोटी बहन और मुआशरे की दूसरी लड़कियों के लिए? ट्राई टू बी रीजनेबल। मैं खूब समझती हूँ अपना अच्छा बुरा। बराए मेहरबानी आप अपनी नसीहतें अपने पास रखें। खाक समझती हो तुम अपना अच्छा बुरा। अगर समझती होती तो ये कारनामा न कर दिखाती। आपको अच्छा नहीं लगा? जाहिर है अच्छा नहीं लगा। तो फिर मुझे खुला चाहिए। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। देखिए, मुझे खुला चाहिए, ठीक है? मैं बेवकूफ हूं ना, अहमक हूं, ना समझ हूं, और भी कोई लक़ब हो तो अता फरमाइए। जिंदगी मेरे लिए जितनी मुश्किल आपने बनाई है कभी न थी। न तुम अपना घर छोड़ती, न ये सब कुछ होता। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो औरतें अपना घर छोड़ देती हैं उनके पैरों तले से जमीन भी सरक जाती है। मैं यहां किसी को कोई तमाशा नहीं दिखाना चाहती। आप चले जाएं यहां से। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, होश में रहो, समझी? जली साहब आप जाइए, और मेरी आपकी मुलाकात अब अदालत में होगी, प्लीज। क्या हुआ जलीस में? खातून खासी खुदसर और जिद्दी हैं, और मेरे पास तो इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर रोज रोज चक्कर लगाऊं। जलीस में आप एक आध दफ़ा आपको और जहमत करनी पड़ेगी। एक बूढ़े बाप की इल्तिजा पर गौर नहीं फरमाएंगे आप? नहीं बाबा, मेरे आने का फ़ायदा कुछ नहीं है, इसलिए कि वो साफ साफ अल्फाज में कह चुकी है कि जो बात करनी है वो कोर्ट में करो। अच्छा जी, आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। शुक्रिया। आप जाएं, आप जाएं, आप जाएं। मैं ज़रा। आप अंदर तशरीफ़ ले जाएं, बात कर लें। शुक्रिया। तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुझे क्या हो गया बेटी? क्या हो गया तुझे? तू पहले तो कभी ऐसी न थी। मेरे बच्चों में तू सबसे ज्यादा सुलझू, शहादतमंद और धीमे मिजाज की हुआ करती थी बेटा। और ये जलीस मियाँ के नाम खुला का नोटिस क्यों भिजवाया तुमने? क्या मुझे इसका हक नहीं? हक तो है, लेकिन ये तो आखिरी रास्ता है बेटा। मैं भी यही समझती हूँ। शादी के बाद जिस जिल्लत और अजाब से दो चार हुई, उससे निजात का एक यही आखिरी रास्ता बचा था मेरे पास। लेकिन बेटा, शादी के बाद तो औरत और भी मोतबर हो जाती है। नहीं चाहिए ऐसा एतबार मुझे बाबा। जिसने हर शख्स पर से मेरा एतमाद उठा दिया। आपको क्या पता कि मैंने अपनी अना को पाश पाश करके जली साहब को फोन भी कर डाला था। क्या? जलीस को? जी हाँ। तहनीत की मंगनी के बाद मैंने जलीस को फोन किया। मैं मुफाहमत करना चाहती थी, लेकिन उस शख्स ने मेरी तौहीन और तज़हीक की। मैं तो इतनी
चुप गई थी पापा कि जमीन से जा लगी। बेटा प्लीज अब मुझे मजबूर नहीं कीजिएगा। सुहेल साहब, आपने अपनी कज़न से मुलाकात की? जी नहीं मैडम। क्यों? मैडम आजकल वो किसी हॉस्टल वगैरह में रह रही हैं और उनका पता सिर्फ एक शख्स को मालूम है और वो है मेरे खालू जान। और ना जाने क्यों वो किसी को उनका पता बता ही नहीं रहे। तो फिर? आप फिक्र ना करें, मैं चंद रोज में मालूम कर लूँगा। सुहेल साहब, हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। है वाह, क्यों ना जाऊं मैं? सबसे ज़्यादा मेरा हक है उस पर। आखिर को मैं माँ हूँ उसकी। ठीक है, मैं भी उसका बाप हूँ। उसके लिए वही सब कुछ करूँगा जो उसके हक में बेहतर होगा। अगर मुझे मालूम हुआ कि कोई उसके स्कूल गया है या स्कूल से उसका पीछा किया है तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ, नहीं तो क्या कर लेंगे आप? घर छोड़कर चला जाऊंगा हमेशा के लिए। अरे इतनी नफरत हो गई उसे हमसे। ऐसा कौन सा जुल्म ढा दिया है हमने उस पर? गलम, खुदा ना खास्ता अगर जलीसुल हसन ने उसे फारकती दे डाली, ऐसा धब्बा लग जाएगा खानदान पे जो छुटाए ना छुटेगा। अजीब बात है अम्मी, वैसे तो आप हर वक्त जलीस भाई को बुरा भला कहती रहती हैं और जब बच्चे उनसे छुटकारा हासिल करना चाहती हैं तो आप उसके हक में नहीं है। बेवकूफ लड़की, क्या खुदा ना खास्ता मैं उन दोनों में हमेशा की जुदाई चाहती थी? अरे उल्फत तो हो गई है दीवानी। उसे अब ये कौन समझाए कि औरत मर्द के दम से ही भारी होती है। बाबा, आप ले चले ना हमें उल्फत के पास। हरगिज नहीं, ना मैं किसी को वहां लेकर जाऊंगा और ना कोई वहां जाएगा। बस कहाँ जा रहे हो असीस? Mind your own business. Behave yourself. I am your elder sister. हर वक्त अपने बड़े होने का रोब मत जमाया करो। स्कूल से आते ही तुम बाहर निकल जाते हो और शाम को घर लौटते हो। तुम्हें क्या? मुझे ये कि पापा ने स्कूल में अंडरटेकिंग दे रखी है कि अगर तुम सेकंड टर्म एग्जाम में किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो तुम्हारा फॉर्म नहीं भेजा जाएगा। तुम अपनी फिक्र करो। मैं पापा को बता दूंगी कि सर के आते ही तुम बाहर निकल जाते हो। बता देना। हाँ, तो मैं बता भी दूंगी। हाउ आर यू उल्फत? फाइन। कहीं जा रही हो? जी, मैं ज़रा लॉयर के पास जा रही हूँ, रात तक वापस आ जाऊँगी। ओके, बाय। बाय। तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? बच्चों, पता ढूंढने वाले पता बताए जाने के मोहताज नहीं होते, खुद पता लगा लेते। मिसेस खान, ये मेरे कज़न हैं सुहेल, मेरी सगी खाला के बेटे। ओह, आई सी। नाइस टू मीट यू। सुहेल, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ काम से। तो चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स। अव्वल तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बच्चों, हम सब आपके अपने हैं। चलिए आप मेरे साथ चलिए, और मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात भी करनी है, प्लीज़। ओ जी सी साहब, ओ जी गुलजार ते हुण चला गया है। मैं एक होर बंदे नूं ले आई हां, ओदा तुसी इंटरवल कर लो। इंटरव्यू? ओ जी ओही। अच्छा, बुलाओ, कौन है? ओ आ जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है? साजन। क्या क्या कर लेते? खाना बना सकता हूँ, गाना भी गा सकता हूँ। अच्छा, गाना भी गाते? जी। खाने में क्या क्या पका देते? चाइनीज, चावल, बिरयानी, कौरमा, शामी कबाब और सब खाने आते हैं। और गाना क्या गा लेते हो? गाना? ओ जी गा के सुनाओ सी साहब को। देश पर आए आ जाने वाले, वादा करके जाना। अच्छा, बस
इसको साहब के पास ले जाओ, वही कुछ करेंगे। चलो भाई चल, तेरा कम हो गया है। चौकीदार, चौकीदार। जी बीबी जी। दरवाजा खोलो। ओके सोहेल। ओके, खुदा हाफिज। सलामुअलैकुम बैरिस्टर साहब, मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं जलीस साहब? बेगम साहबा ने हमारे खिलाफ दीवानी मुकदमा भी दायर कर दिया है। मुकदमा दायर कर दिया? दीवानी भी? जी हाँ, फौजरी का। फरमाती हैं कि फलक आर्केड फेज 2 में उनके फोर्ज सिग्नेचर्स हमने करवाए। Oh, I see, I see. Have a heart, have a heart. Everything will be okay. Don't worry. अस्सलाम। आप जी आइए। हैप्पी बर्थडे। आपको कैसे पता चला कि आज मेरी बर्थडे है? मुझे मालूम है, और मुझे ये भी मालूम था कि आज भी आप तन्हा होंगे। ये कबूल नहीं करेंगे? थैंक यू सो मच। बस अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट में टेबल बुक करा रखी है। नो मिस्टर सोहेल, प्लीज। नहीं, आई एम सॉरी। देखिए, इनकार मत कीजिए, मेरा दिल टूट जाएगा। दिल? सोहेल साहब, हम अक्सर दिल के टूट जाने के खौफ में मुब्तला रहते हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर पता चलता है कि दिल से मजबूत तरीन चीज तो कोई भी नहीं। जो खुशियां और गम हम इस दुनिया में किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, ये दिल ही तो है जो शेयर करता है। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। आप बैठिए ना। इजाजत चाहूंगा। मैं केस नंबर 352/92 में डिफेंडेंट जलीसुल हसन वल्द रईसुल हसन की तरफ से वकील हूं, और ये मेरा वकालतनामा है। आप प्लेंटिफ के दावे की कॉपी वसूल कर लें और आइंदा पेशी पर रिटन स्टेटमेंट दाखिल कर दें। उल्फत जहां और उनकी गवाह हाजिर हो।
मैं जो कुछ कहूँगी मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी। सच कहूँगी। अगर मैं झूठ बोलूँ तो अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझ पर खुदा का अजाब और कहर नाज़िल हो। Your Honor, मैं अपने बयानात मुसम्मात उल्फत जहां जलीसुल हसन वल्द रईसुल हसन से आपका निकाह कब था? तकरीबन 7 माह कब। रुखसती कब अमल में आई? निकाह वाले दिन। आपका हक महर कितना मुकर्रर हुआ? 1.25 लाख। क्या आपके शौहर ने आपका हक महर अदा किया? जी नहीं। शादी के वक्त या शादी के बाद गिफ्ट या जायदाद या नकद की सूरत में उन्होंने कुछ आपको दिया? जी हाँ, एक प्लॉट दिया जिसे तोहफा कह के दिया था, लेकिन हकीकत में वो मेरे ही नाम पे खरीदा गया था। शादी के बाद रुखसती होकर जब आप घर पहुंचे तो आपने किस किस्म का माहौल पाया? इनकी पहली बीवी ने छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन बच्चे उसकी जगह किसी को देखने पर आमादा नहीं थे। गोया ये आपके शौहर की दूसरी शादी थी? जी हाँ। और आपकी? पहली। शादी के बाद आप अपने शौहर के साथ कितना अरसा खुश रही? 1 दिन भी नहीं। 1 दिन भी नहीं? मगर क्यों? मेरे शौहर ने मेरी जज्बाती कैफियत का एहसास किए बगैर पहले दिन ही बच्चे मेरे सर पर ला खड़े किए और मुझे साफ साफ अल्फाज में बता दिया कि हमेशा बच्चे मेरे मुकाबले में ज़्यादा अहम रहेंगे। आप कितना अरसा अपने शौहर के साथ रहे? 4 महीने। इस दौरान आपके शौहर का और उनके बच्चों का आपके साथ रवैया कैसा रहा? मुझे कदम कदम पर अपनी जिल्लत का एहसास रहा और बच्चे मुझसे लड़ते झगड़ते, मेरी बेइज्जती करते और मुझे बुरा भला कहते। जब मैं अपने शौहर से शिकायत करती तो वो उन्हें मज़ीद शय देते, जिससे मैं नफ्सियाती दबाव का शिकार रही। वो क्या बात थी जिसने आपको आपका शौहर का घर छोड़ने पर मजबूर किया? इनके बेटे ने मुझे शूट कर देने की धमकी दी थी। शूट करने की धमकी दी थी? मगर क्यों? वो मुझसे शदीद नफरत करता था। नफरत की वजह? वो किसी कीमत पर मुझे अपनी माँ की जगह देखने को तैयार नहीं था और समझता था कि शायद मैंने ज़बरदस्ती उसकी माँ की जगह छीनी। क्या ये वाकया आपके शौहर के इल्म में आया? जी। उनका रद्द अमल क्या था? हमेशा की तरह इन्होंने सर्द महरी का मुजाहरा किया, जिससे बच्चा और खुदसर हो गया और मैं उस घर में खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगी। फिर मैंने घर छोड़ देने का फैसला किया। तो आप अलहदा रह रही हैं? जी हाँ। कितने अरसे से आप अलहदा रह रही हैं? 3 महीने से। अब आप क्या चाहते हैं? खुला। मुसम्मात उल्फत जहां, आपकी शौहर से मुफाहमत की कोई गुंजाइश है? जी नहीं, मैं किसी कीमत इनके साथ रहने को तैयार नहीं। योर ऑनर, प्लेंटिफ पे मुझे जिरा की इजाजत है। योर ऑनर, प्लेंटिफ पर मुझे जिरा करने की इजाजत है। जी। मुसम्मात उल्फत जहां बिनते मोहम्मद अहमद, आप पढ़ी लिखी हैं? जी हाँ। आपकी तालीम? MA BA। आप कहीं मुलाजमत भी करती हैं? जी हाँ, एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। आपके वकील ने अंग्रेजी में टाइप शुदा जो दावा इस अदालत में जमा किया है, आपने उसे पढ़ा है? जी। मेरे मौक्कल जलीसुल हसन वल्द रईसुल हसन से शादी में आपकी मर्जी शामिल थी? ये अरेंज्ड मैरिज थी, घर वालों की मर्जी से हुई। क्या यह दुरुस्त नहीं है
कि शादी से कबल मेरे मौक्कल जलीस अल हसन ने आपसे मुलाकात करके आपकी मर्जी मालूम की थी और आपने हाँ कर दी थी। लेकिन जिन हालात में मैंने हाँ की, उन हालात में कोई भी लड़की मजबूर होके हाँ कह देती। वो क्या हालात थे? मुझ पर मेरे घर वालों का दबाव इतना शदीद था कि मैंने मजबूर होके हाँ कही। लेकिन एक बालिग खातून की हैसियत से मजहब और कानून दोनों आपको इजाजत देते हैं कि अगर आप किसी मर्द से शादी ना करना चाहें तो आप ना करें। आपने फिर ये अपना हक क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्या शादी से पहले मेरे मौक्कल ने आपको आगाह नहीं कर दिया था कि वो शादीशुदा है, वो अपनी पहली बीवी को छोड़ चुका है और 3 बच्चे उसके साथ रहते हैं? जी। तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि शादी में आपकी मर्जी शामिल नहीं थी? गालिबन शादी करने से पहले आपकी नजर मेरे मौक्कल के स्टेटस और मालो जायदाद पर रही। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सवाल गैर जरूरी है। आप बैठ जाइए, आप जरा जा रहे। बीबी बोलिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये गलत है कि मैंने शादी के लिए किसी लालच के तहत हाँ की। शादी के बाद मेरे मौक्कल ने आपकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखा? जी हाँ। कभी आपको मारा पीटा? जी नहीं। बदकलामी की? जी नहीं। मैके से मिलने पर पाबंदी आयद की? नहीं। क्या मेरे मौक्कल ने आपको वो तमाम मादी खुशियां नहीं दी जिसकी कोई भी औरत तलबगार हो सकती? लेकिन मादी आसाइशें खुशियों की जामिन तो नहीं हुआ करती वकील साहब। तो फिर किस किस्म की गैर मादी खुशियों की तलबगार थी आप मेरे मौक्कल से? I object to this question, Your Honor. It's an irrelevant question. आप बैठ। थैंक यू योर ऑनर। जी बीबी, आपको मेरे मौक्कल से किस किस्म की गैर मादी खुशियों की तलब थी? मैं चाहती थी ये मुझे बीवी समझे, मुझे अहमियत दे, लेकिन अपने बच्चों के मुकाबले में इन्होंने हमेशा मुझे डिग्रेड किया। शादी के बाद आपका सौतेले बच्चों से रवैया कैसा रहा? वो उखड़े उखड़े रहे। मैं उनके रवैये की बात नहीं कर रहा, आपके उनसे रवैये का पूछ रहा। क्या आपने उनसे मुशफ़क़ाना रवैया रखा? जब वो मुझे कबूल करने पर आमादा ही नहीं थे तो मैं क्यों कर उनसे मुशफ़क़ाना रवैया रखती? तो गोया आप तस्लीम कर रही हैं कि आपका अपने सौतेले बच्चों से रवैया नामुनासिब रहा, और ये इसलिए था कि आपने मेरे मौक्कल से जिन मफादात के पेश नज़र शादी की थी, ये बच्चे उनके हुसूल की राह में रुकावट थे। ये गलत है। हकीकत यह है बीबी कि आपने गलत तर्ज अमल से मेरे मौक्कल को शदीद ज़हनी उलझन में मुब्तला किया और आपने इनकी और इनके बच्चों की ज़िंदगी अजाब बना के रखी। अजाब तो मेरी ज़िंदगी बनाई गई थी। जलीस साहब, मुसम्मात उल्फत जहां से आपकी शादी कब हुई? कोई 7 महीने पहले। और ये कितना अरसा आपके साथ रही? 4 महीने। ये आपकी दूसरी शादी थी? जी। पहली शादी का क्या हुआ? पहली शादी नाकाम हो गई और उन्होंने मुझसे तलाक ले ली। आपकी पहली बीवी से बच्चे हैं? जी हाँ, 3 बच्चे। उनकी उम्रें? सबसे बड़ी बेटी 16 साल की है, बेटा 2 साल छोटा 14 साल का है, और सबसे छोटी बेटी 6 साल की। क्या आपकी दूसरी बीवी को ये इल्म था कि आपकी साबका बीवी से 3 बच्चे हैं और आपने उन्हें बताया था शादी से पहले? जी हाँ, उनसे मुलाकात में ख़ास तौर पर मैंने इस बात का तज़किरा किया था। शादी के बाद उनका रवैया आपसे कैसा रहा? मेरे साथ उनका रवैया ऐसा ही था जैसा एक बीवी का शौहर के साथ होना चाहिए। और बच्चों के साथ? उनके साथ अलबत्ता ज़रा नामुनासिब था। उनसे आपको किस किस्म की शिकायत थी? उनसे बस यही थी कि वो बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। आपने उन्हें समझाने की कोशिश की? जी हाँ, अक्सर। और नतीजा?
नतीजा कुछ भी नहीं, यहाँ खड़े हो। मैं अपने मौक्कल का स्टेटमेंट मुकम्मल करवा चुका हूँ योर ऑनर, मुझे इजरा की इजाजत। मुसम्मी जलीसुल हसन वल्द रईसुल हसन, मेरी मौकला उल्फत जहां बिनत मोहम्मद अहमद ने जो आपके खिलाफ तनसीख निकाह का मुकदमा दायर किया है इस अदालत में, कि आपके वकील ने उन इल्ज़ामात से आपको आगाह कर दिया है? जी हाँ। मेरी मौकला ने आप पर इल्ज़ाम आयद किया है कि शादी के बाद आपके जालिमाना रवैये ने उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी। ये बात तो खातून मेरे वकील की इजरा के दौरान खुद तस्लीम कर चुकी हैं कि मैंने उन्हें रहने के लिए बहुत अच्छा घर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक गाड़ी और खिदमत के लिए नौका चाकर दिए हुए थे, और उनकी ज़िंदगी की हर ज़रूरत पूरी हुआ करती थी। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि मैंने भी कोई नारवा सलूक नहीं रखा, लेकिन इनके जालमाना रवैये से मुझे समझ नहीं आई कि उनकी क्या बात है। जालिमाना रवैये से उनकी मुराद वो ज़हनी तशद्दुद है जो आपने उन पर किया। आपने अपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी तौहीन की और उनके खिलाफ पार्टी बनी। नहीं, मेरा ख्याल है ये गलत बात है। मैं इन्हें भी समझाता था और अपने बच्चों को भी समझाता था। मेरी मौकला का कहना है कि आपको शादी के लिए बीवी की नहीं, एक तालीम याफ्ता आया की जरूरत थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इन्हें अपने बच्चों की माँ की हैसियत से अपने घर में लाया था, जिसे इन्होंने रद्द कर दिया। मैंने शादी से पहले ख़ास तौर पर इनसे तज़किरा किया था कि मुझे अपने बच्चों के लिए माँ की ज़रूरत है। शादी के बाद ये इनका फ़र्ज़ बनता था कि उन बच्चों का उस तरह से ख्याल रखती हैं जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। लेकिन उसके बरक्स इन्होंने बच्चों के साथ कोई अच्छा मुनासिब रवैया नहीं रखा। आपके बच्चों का गलत रवैया उससे हर वक्त ज़हनी दबाव से दो चार रखता था। वो उसके साथ बदतमीजी करते थे। वो घर जो उसका अपना घर होना चाहिए था, वो वहां पर आइसोलेटेड फील करते। वो अगर इस तरह से महसूस करती थी तो इसमें उनका अपना कसूर था, इसलिए कि वो जितने दिन उस घर में रही हैं मेहमानों की तरह रही। मेरी मौकला का कहना है कि आपके बच्चे ने उसे, आपके 9 उम्र बच्चे ने उसे शूट करने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से वो गैर महफूज महसूस करने लगी, और यही वजह थी कि उन्होंने आपका घर छोड़ दिया। मैं इस सिलसिले में तो नहीं कह सकता कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन एक बात का मैं नहीं गवाह हूँ कि ये बच्चों को उनकी माँ के बारे में बातें करके मुश्तिल किया करती थी और बुरी भली बातें करती थी। हाँ, मेरे बेटे ने इस मामले की तैश में आकर इन्हें जरूर कुछ कहा, लेकिन इनका ये कहना कि वो इस घर में गैर महफूज हो गई थी, ये एग्जैजरेशन है। तो आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि आपका बेटा तैश में आके कुछ भी कह सकता है, कत्ल करने की धमकी भी दे सकता है। मिस्टर जलीस, हर कत्ल, हर नाखुशगवार वाक़े के पीछे किसी शख्स की गैर मुतवाज़िन जज्बाती कैफियत ही हुआ करती है। क्या जबकि अगर मेरी मौकला ने आपका घर न छोड़ा होता तो ये नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हो चुका होता? नहीं। चूंकि आप मेरी मौकला को उसका जायज मुकाम देने, अपने बच्चों से उसकी इज्जत करवाने और वो तहफ़्फ़ुज़ जो उसे मिलना चाहिए वो फराम करने ही में नाकाम नहीं रहे, बल्कि आपने उसकी तौहीन, उसकी तज़ीक़ में कोई कसर नहीं उठा रखी। इसलिए उसके दिल में आपके लिए शदीद नफरत पैदा हो चुकी है और अब मुफाहमत की कोई गुंजाइश नहीं। वो आपसे तनसीख निकाह चाहती है।